guys, I'm back with my video lecture of class 11 chapter 2 that is structure of atom. ठीक है, अभी तक हम जो है वो क्या डिस्कस कर चुके हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था। देखो अब इस लेक्चर में हम जो है क्या डिस्कस करेंगे, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास बोहर्स मॉडल क्यों आया था, तो इस चीज़ के आंसर है, देखो रदरफोर्ड ने जब हमारे पास मॉडल डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इट हैज़ टू ड्रॉबैक व्हिच आई टोल्ड यू बिफोर। उसमें क्या था हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो क्या नहीं समझा पाए थे, स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए थे। स्टेबिलिटी को हमने कैसे वो किया था, इसे एक्सप्लेन किया था कैसे, वो ये था कि देखो उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने ये कहा था कि जब हमारे पास, या मैक्सवेल की बात छोड़ो, पहले रदरफोर्ड की बताते हैं। रदरफोर्ड ने बोला था व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास क्या है, रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, जिसमें क्या होगी वे एनर्जी और स्पीड, उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी और सेम स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करेगा। लेकिन फिर मैक्सवेल ने कहा था कि क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट भी करता है और एनर्जी को रिलीज भी करता है। इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, समझ लीजिए ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो इट विल हैव एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन होगा। और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल व्हेन रिवॉल्व इट रेडिएट्स एनर्जी और रिलीजेस एनर्जी। जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसका मतलब ये एनर्जी को लूज करेगा, इट विल रिलीज एनर्जी। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो फाइनली जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा हमारे पास प्रोटॉन के, मतलब न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा एंड एटम विल बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये थी उसकी फर्स्ट ड्रॉबैक। इस चीज को क्या है हमारे पास रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दूसरी ड्रॉबैक मैंने आपको बताई थी, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या नहीं समझा पाए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाते। देखो स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था कि when white light passes through the prism, it gets split into the bands of 7 colors and this band of 7 colors is known as spectrum, ठीक है। अब देखो जब अगर हम व्हाइट लाइट को समझो किसी गैस कंटेनर से पास करते हैं तो इट विल गेट स्प्लिटेड। ये समझ लीजिए अगर हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैस है, आपने यहाँ पे क्या है, व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट पास करने पे आपने देखा यहाँ पे जो बैंड ऑब्टेन होगा स्पेक्ट्रम में, यहाँ पे जो है कुछ कलर्स ऑब्टेन हो रहे थे और कुछ हमारे पास ऑब्टेन नहीं हो रहे थे। कुछ वेव्स जो है वो ऑब्टेन हो रही थी और कुछ वेव्स ऑब्टेन नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास रदरफोर्ड जो है वो डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये दोनों चीजें, इसके ड्रॉबैक से किसने एक्सप्लेन किए थे, हमारे पास बोहर ने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। अब बोहर्स मॉडल पे आते हैं, तो क्या है हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नील बोहर जो क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर एक्सप्लेन किया था बोहर की इस तरह से हमारे पास एटम का मॉडल है। नंबर 4 इसके पोस्टुलेट हैं, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि हमारे पास एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, कि एटम के सेंटर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्या है, रदरफोर्ड ने भी बताई थी कि हमारे पास क्या है, इन द सेंटर ऑफ द एटम हमारे पास क्या होता है, एक हेवी पार्टिकल होता है व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये चीज दोनों ही सेम थी। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात जो है वो कहा था उन्होंने, नील बोहर ने, कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर फिक्स्ड ऑर्बिट विद सेम एनर्जी एंड सेम वेलोसिटी, जिसकी हमारे पास क्या है, फिक्स्ड एनर्जी होगी और फिक्स की क्या होगी, वेलोसिटी होगी। क्या कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स
around nucleus in fixed circular orbits with fixed energy and fixed velocity। इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। क्या कह रहे हैं, नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में। क्या है, ये न्यूक्लियस रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के ही अराउंड इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। क्या उसने वर्ड वो कर दिया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व तो करेगा, लेकिन उन सर्कुलर ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर जो फिक्स्ड होंगे इस ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। उसने ये नहीं बताया था कि वो हमारे पास क्या होंगे, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, बट नील बोहर से कि दे आर द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स। वो क्या होंगे, बिल्कुल हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट फिक्स होंगे और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी विद फिक्स्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी भी फिक्स रहेगी और एनर्जी भी फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास नील बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छे से समझिए। देखो बेटा, ये जितना भी हमारे पास स्टूडेंट, ये चैप्टर जो है ये थियोरेटिकल है, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये फिर बाद में जो है आपके आज पढ़ोगे आप समझ आ जाएगा, कल को फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो थर्ड इसका हमारे पास पोस्टुलेट था, वो ये था, देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ये थर्ड पोस्टुलेट में सेकंड को बता रही हूँ कि क्या है। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास क्वांटाइज्ड होते हैं, दे आर अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होना। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन की कंडीशंस होती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। ठीक है, इतना लंबा है, डरो मत, बता रही हूँ क्या है। फर्स्ट कंडीशन है इसकी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज circular orbits for which angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, जहाँ पे h क्या है हमारे पास, एक प्लैंक्स कांस्टेंट है। इतना बड़ा सा पोस्टुलेट बता दिया, समझ लीजिए। ये तो इसने बताया कि हमारे पास न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है उन ऑर्बिट से रिवॉल्व करेगा जो क्या होंगे, फिक्स होंगे। कौन से ऑर्बिट्स होंगे वो सुनिए, इलेक्ट्रॉन उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जहाँ पे उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, या तो h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, या 3h अपॉन 2 पाई होगा। ठीक है, क्या है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, कितना होगा, या तो 2h अपॉन 2 पाई हो, या 2h अपॉन 2 पाई हो, या 3h अपॉन 2 पाई हो। तो मैं कह रही हूँ कि या तो उस ऑर्बिट में जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, h अपॉन 2 पाई है, या कितना है दूसरी सर्कुलर ऑर्बिट का समझ लीजिए 2h अपॉन 2 पाई हो, या 3h अपॉन 2 पाई हो, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है 5 अपॉन 2 h अपॉन 2 पाई, नहीं, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2.5 h अपॉन 2 पाई, जो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h अपॉन 2 पाई का, उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। एंगुलर मोमेंटम भी बताऊंगी आगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझिए। ठीक है,
तो अब हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट जो करते हैं वो किससे करते हैं, एल से करते हैं। तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एन एच अपॉन 2 पाई, जहां पे एन क्या होगा 1 2 3 4, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ शेल्स भी है, या फिर आप क्या कह सकते हो एन इंटीजर भी होना चाहिए। ये नहीं है 2.5, इट्स नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या है 1 2 3 4, ये वैल्यूज क्या है, इंटीजर है, और यही क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ तक समझ हो गया कि हमारे पास l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर n इज एन इंटीजर एंड नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और कौन सा शेल है वो बताता है। ठीक है, अब होप सो ये आपके क्लियर हो गया कि कौन से सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे, और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होती है। h की वैल्यू मैं बता रही हूँ कितनी है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इट इज 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम वैसे तो क्या है, हमारे पास फिजिक्स का टॉपिक है, बट केमिस्ट्री में जितना है वो बता रही हूँ। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम आप लोगों को सिंपली पता है किससे डिनोट करते हैं, p, इट इज इक्वल्स टू मास इनटू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। अब ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का जो मूवमेंट है उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एल, वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r इंटू पी, मतलब रेडियस, और क्या है हमारे पास ये मोमेंटम है, p इज द लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट्स जो है या डॉट प्रोडक्ट्स, ये सब आप क्या है फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ कोई इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, सिंपली जो बता रही हूँ वो याद कीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है हमारे पास m, और इसमें जो है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये इसका क्या है, रेडियस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, आप इसी तरह से वो कर सकते हो। ठीक है, सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ मास m, इसका इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m, और इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना है r है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम। ठीक है, अब सुनिए, हमें मालूम है कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, p इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। किसके इक्वल है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो इट वुड बी L विल बी इक्वल्स टू R क्रॉस M V, ये आ जाएगा। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं, L इज इक्वल्स टू MVR साइन थीटा इंटू हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया कि ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मास m है, ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसका r है। ठीक है, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री, सो वी कैन राइट MVR sin 90 डिग्री, एंड वी नो दैट tan यहाँ पे पड़ा होगा, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो L विल बी इक्वल्स टू MVR सिंस sin 90 इक्वल्स 1। ठीक है, तो इसका सब आपके पास क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल्स टू MVR। एक चीज मैंने आपको क्या बताई, L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये भी बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। दूसरी बताई L इज इक्वल्स टू MVR, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हो, NH अपॉन 2 पाई, इट इज इक्वल्स टू MVR। दिस इज द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हुआ हमारे पास कंप्लीट थर्ड पोस्टुलेट
इसका बोर्स का। अगर नहीं समझ आया सुन लीजिए, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस एंड मोमेंटम। पी हमें मालूम है क्या है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। पुट कीजिए पी की वैल्यू यहाँ पर आर इक्वल्स टू एम इंटू वी, एल इज इक्वल्स टू एम वी आर। क्योंकि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वी इंक्लूड साइन थीटा, और इनमें यहाँ पे वी और आर के बीच में क्या बन रहा था, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही थी। सो वी हैव पुट द वैल्यू सिंस sin 90 इज इक्वल्स टू 1, सो वी गेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम वी आर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था L इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, दोनों को इक्वलाइज कर दो क्योंकि है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, सो वी गेट NH अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू mvr व्हिच इज द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। फोर्थ पोस्टुलेट की बात करते हैं तो इट इज व्हाइल रिवॉल्विंग around the nucleus the electrostatic force between electron and nucleus provide the centripetal force। क्या कह रही हूं मैं, while revolving electrostatic force between electron and nucleus provides सेंट्रीपिटल फोर्स, कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में, यही क्या क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, किसके बीच में लगती है, चार्जेस के बीच में लगती है। इलेक्ट्रॉन पे क्या नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों के बीच लगने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इन दोनों के बीच लग रही है, यही क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, घूम रहा है, भाई मैंने क्या कहा, व्हाइल रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। अब अगर कोई भी चीज सर्कुलरली घूमती है तो उसके पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। कोई भी चीज कब घूम सकती है, गोल गोल, अगर उसके पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में क्या है, सर्कुलरली रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को सर्कुलरली रिवॉल्व करने के लिए सेंटर की तरफ क्या लगनी चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए, इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। देखो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब जब कोई भी चीज हमारे पास सर्कुलरली रिवॉल्व करती है तो उससे क्या चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, सेंटर की तरफ क्या लगनी चाहिए, फोर्स लगनी चाहिए, और यही फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रही है, वहां से जो है क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, ठीक है। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है किसमें कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही है, एंड वी कैन राइट इट एज Fe इज इक्वल्स टू Fc, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो ये चीज आप 12th में पढ़ोगे कि हमारे पास अगर हम ले रहे हैं दो चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। Q1 है, यहाँ पे रखा है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। चार्जेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r² के इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ये तो रही Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये रही हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर हम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के केस में निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगी, Q1 चार्ज जो है वो कितना होगा, देखो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज, मतलब समझ लीजिए E चार्ज होगा,
और न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा, देखो न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स कितने होंगे ये तो आपको नहीं मालूम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। अगर मैं कह रही हूँ एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, प्लस ई चार्ज, किस पे, वन प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ प्लस ई, तो टोटल यहाँ पे इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, ZE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Q1 भी आ गया और Q2 भी आ गया, तो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना E, Q2 कितना हो गया ZE अपॉन R², ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बोला है मैंने अभी, Fe इज इक्वल्स टू Fc, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv² अपॉन R, लिख सकते हो क्योंकि Fe इज इक्वल्स टू Fc, ठीक है। अब बात करते हैं हम फिफ्थ पोस्टुलेट की, बोहर के, वो क्या है, फिफ्थ पोस्टुलेट था इसका, while revolving in a particular orbit electron neither gains or releases energy, क्या कह रही हूँ मैं, फिफ्थ पोस्टुलेट था, while revolving around nucleus the electron neither gains nor loses energy, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो हमारे पास क्या है, ना तो गेन करेगा एनर्जी और ना ही क्या है, लूज करेगा एनर्जी। यहाँ पर लिख सकते हो ये, तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, while revolving around nucleus in particular orbit the electron neither gains nor loses energy, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो वो ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना ही एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी जो है वो ऑर्बिट की क्या होती है, फिक्स होती है, क्या होती है, एनर्जी ऑर्बिट की फिक्स होती है, ठीक है। और इसीलिए नील बोहर ने उन्हें क्या नेम दे दिया था, शेल्स को, जो ऑर्बिट्स हैं, दे आर नोन एज स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी क्यों कहा, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या थी, फिक्स थी, वो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एन शेल 1, ठीक है, इसे हमने नेम दे दिया केशन, n इज इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n सो, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फिफ्थ पोस्टुलेट हो गया था उसका कंप्लीट। अब सिक्स्थ पोस्टुलेट जो है बोहर मॉडल का डिस्कस करने से पहले वी विल डू सम कैलकुलेशन, जैसे रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी होती है, वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो आपको बताया था जो हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन विच वाज MVR इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 और अभी एक फॉर्मूला भी बताया था आपको विच वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² अपॉन R² विच इज इक्वल्स टू mv² अपॉन R, जो क्या था हमारे पास, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दिस वाज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ऑफ द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले क्या कीजिए, इस वाली इक्वेशन को, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन है उसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, m² v² R² इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है आपकी और सेकेंड इक्वेशन ये है। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन से,
बच्चा डिवाइड कर लो फर्स्ट को सेकेंड इक्वेशन से, इट इज एन स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये सब यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी विच इज एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगी हमारे पास, जब हम रेडियस निकालते हैं उसका एनएच शेप तो वी गेट द फॉर्मूला एज दिस। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि शेल नंबर चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो होता है कांस्टेंट होता है, इट इज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू वो है कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, जेड कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर सब कांस्टेंट एक साइड ले लेते हैं वी विल गेट एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, और इस पूरे कांस्टेंट की जब हम वैल्यूज पुट करते हैं वी विल गेट इट एज 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रेडियस की, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो विच इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, वेयर एन इज द नंबर ऑफ शेल एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए जो है वो क्या निकाल रहे हैं, रेडियस निकालते हैं ऑफ द फर्स्ट शेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और एटॉमिक नंबर भी क्या होता है इसका 1 होता है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन एंड जेड वी विल गेट द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एम वी आर इज इक्वल्स टू एम एच अपॉन 2 पाई। आर की वैल्यू भी क्या ही थी हमारे पास, आर वॉज एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए एंड वी विल गेट एम वी एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एम एच अपॉन 2 पाई। कैंसिल देखो क्या होगा, एक एन की वैल्यू एक एन से, एच की वैल्यू एक एच से, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी आपके पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन। क्या कह रही हो, v विल बी इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ रही है, v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये चले गए तो इट विल बी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट, एक n बचा एक h यहाँ से बचा, यहाँ से भी आप क्या कीजिए कांस्टेंट वैल्यूज एक साइड ले लीजिए, वी विल गेट ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट होता है, h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट है, सो वी विल गेट z अपॉन n। ठीक है, तो ये थी हमारे पास वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। अब अगर हम सब कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं सो वी विल गेट 2.18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। तो ये था वेलोसिटी का फॉर्मूला, आप इसे डायरेक्टली पुट कर सकते हो। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, एन की हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 1 होता है, n की वैल्यू क्या है फर्स्ट शेल के लिए निकाल रहे हो तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और फर्स्ट इसके लिए कितनी हो जाएगी 2.1 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये तो थी हमारे पास रेडियस की ये रही, और वेलोसिटी की ये रही इन द एनएच शेल की बात अगर हम कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं थर्ड कैलकुलेशन विच इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्टेन ऑर्बिट इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि क्या है, मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब लेकिन जब हमारे पास देखो, जो ये रहा न्यूक्लियस, इसके अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। और चार्जेस के बीच जो एनर्जी लगती है वो कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है, विच इज हाफ ऑफ mv²। v की अभी आपने जो है क्या है वैल्यू निकाली थी, कितनी थी, z²/2h∁n। v की वैल्यू कितनी थी, ze²/2h∁n। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वेलोसिटी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी एज हाफ m ze²/2h∁n², which will be equal to half m z²e⁴ अब आप वो कर लीजिए इसे, यू विल गेट 2 4 ज़ा 8, 1/8 m z²e⁴ ठीक है। और यहाँ से जितने भी कांस्टेंट है वो सब एक जगह कीजिए एंड यू विल गेट 1/8 क्या है, कांस्टेंट है, m क्या होता है, कांस्टेंट होता है, e⁴ कांस्टेंट, h² कांस्टेंट, ε02 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय z²/n²। ठीक है। अब जब इन सब की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर रखी यहाँ पर, तो जितने भी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास आई 13.6 इंटू z²। कितनी आएगी, 13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तो रही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बीच में डेवलप हुई, चार्जेस के बीच में डेवलप हुई। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से चार्जेस हैं, ये तो रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन। कितना चार्ज हो जाएगा इस पे हमारे पास, जब हमने कैलकुलेट किया था इट वाज Ze और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। विद साइंस लगाने हैं आपको, यहाँ पर भी चार्ज लगाने हैं। तो यू विल गेट 1/4πε0 Q1 कितना हो जाएगा -e, इट विल बी Ze/r and you will get -1/4πε0 Ze²/r। ठीक है। इस इक्वेशन में आपको जो है वो क्या है, r की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू हमारे पास क्या थी, r वाज n²h²ε0 n²h²ε0/πmze²। ठीक है, आपकी ये थी वैल्यू r की। तो इस वैल्यू को क्या है, इस इक्वेशन में पुट कीजिए एंड यू विल गेट -1/4πε0 ze²/n²h²ε0 मल्टीप्लाई बाय πmze²। ठीक है, यहाँ से आपको जो है क्या कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा जो हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो क्या वैल्यू, देखो पहले कैंसिल देख लो क्या क्या हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और कुछ हो रहा है कैंसिल, नहीं और कुछ नहीं हो रहा है कैंसिल। तो आपके पास जो है वो क्या है, एक काम करो, क्योंकि हमारे पास देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1/8 उसमें आनी थी, तो आप इस इक्वेशन को भी जो है क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 से, ये इजी हो जाएगा। और आपके पास जो है वो आएगी इक्वेशन, इट वुड बी -2 z²e⁴ m/8 n²h²ε0²। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहाँ से जितने भी वो हैं कांस्टेंट हैं उन्हें सबको एक जगह ले लो।
तो आपके पास कितनी हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/8 e⁴ m अपॉन h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज आ गया आपके पास, देखो m e4 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1/8, इसकी कितनी वैल्यू थी 13.6, तो यू विल गेट -2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये किसकी वैल्यू, आपके पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्या वैल्यू कहाँ से आई है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, ये तो थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी होती है। टोटल एनर्जी किसके सम के इक्वल होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बात करते हैं टोटल एनर्जी की। टोटल एनर्जी इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस टोटल कितना हो जाएगा, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इट वुड बी इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकालते हैं E1, मतलब आपको उसकी वैल्यू क्या रखनी है, एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो वी विल गेट -13.6, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इट वुड बी इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर एनर्जी लेवल 2 के लिए कितनी हो जाएगी, -13.6 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू इधर कितनी हो जाएगी 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4 एंड यू विल गेट इट एज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, अब E3 के लिए कैलकुलेट कर लीजिए, इट वुड बी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा और 3 इस बार एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल्स टू -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी लेवल 4 के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल्स टू -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये रही हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल में इतनी क्या है एनर्जी है। क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल और ये रहा फोर्थ शेल। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल की कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, नेक्स्ट वाली कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर कितनी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द लास्ट वन इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 3 एंड n इक्वल्स 4। एनर्जी लेवल्स में जितने भी हमारे पास एनर्जीज हैं, इसमें मिनिमम एनर्जी कौन सी है और मैक्सिमम एनर्जी कौन सी होगी, क्योंकि ये सब क्या है नेगेटिव है, तो मिनिमम एनर्जी कौन सी होगी n इज इक्वल्स टू 1 में कौन सी है मिनिमम एनर्जी होती है और मैक्सिमम कितनी है ये वाली एनर्जी। ठीक, तो फर्स्ट शेल में जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, अब एनर्जी जो है अब ऐसे कहाँ तक वो पहुँचे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहुँचे कि उसकी एनर्जी बिल्कुल मैक्सिमम हो, तो क्या होता है कि हम लास्ट पॉइंट क्या होता है इन्फिनिटी होता है, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा वहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत दूर होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन खुद इतना छोटा सा पार्टिकल है तो उसकी इनफाइनाइट होगी, कमी होगी, उसके अकॉर्डिंग जब हम इनफाइनाइट पुट करते हैं तो वी विल गेट, देखो अगर हम ई इन्फिनिटी पुट करते हैं वी विल गेट
13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या लिखोगे इन्फिनिटी स्क्वायर, और इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 0 के, तो -13.6 इंटू 0 इट वुड बी इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, वो कहाँ पर होगा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा। ठीक, अब देखो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अब बात करते हैं चलो फिफ्थ पोस्टुलेट, वो सिक्स पोस्टुलेट की बात करते हैं कि हमारे पास सिक्स पोस्टुलेट क्या था। फिफ्थ पोस्टुलेट जो था वो क्या था कि हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नीदर गेन्स एनर्जी नॉट लूजेस एनर्जी, कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो इट नीदर गेन्स एनर्जी, ना तो वो एनर्जी को गेन करेगा एंड ना ही लूज करेगा। ठीक है, अब देखो लेकिन जो हमारे पास सिक्स्थ पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी कैन गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी एज वेल एज इट कैन लूज एनर्जी। क्या है हमारे पास सिक्स्थ पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज एनर्जी। कि हम फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नीदर गेन्स एनर्जी नॉट लूजेस एनर्जी। बट हम सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या था नील बोर का कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज भी कर सकता है, दोनों में क्या हुआ है कह रहा है। फिफ्थ पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में तो वो अपनी एनर्जी को न गेन कर सकता न ही एनर्जी लूज कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास n=1 फर्स्ट शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी। जितनी स्पीड उसकी सेम वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में वो कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में कर रहा है तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ में कर रहा है तो -0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन करता है या इट लूजेस एनर्जी, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया गेन करी एनर्जी तो इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर समझ लीजिए हमारे पास N1 जो है वो कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ने जो है वो गेन करी एनर्जी समझ लो -13.6 है, -13.6 इसे वो दे दी एनर्जी दे दी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल एनर्जी की, इस केस में टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 से कहाँ पर हो जाएगा जंप करेगा N2 में चला जाएगा, मतलब शेल 1 से ऑर्बिट 1 से कहाँ पर जंप कर जाएगा N2 में जंप कर जाएगा। तो जब एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सो इट विल जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब देखो ये तो मैंने कह दिया कि हमारे पास उसने समझ लो 10.2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी। ठीक, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ने जो है वो कितनी एनर्जी गेन करी -13.6 प्लस समझ लो इसमें 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में? नहीं करेगा, क्योंकि क्या है हमारे पास इसमें क्या है इसकी एनर्जी कितनी है 4.2 हो रही है और इसे या तो कितनी चाहिए सेकेंड ऑर्बिट में जाने के लिए 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए और थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है एक मतलब वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है जितनी इलेक्ट्रॉन हमारे पास गेन कर सकता है या फिर लूज कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज करेगा सो इट विल जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जैसे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें है N2 में है और N2 में इसकी एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को जो है कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी इतनी -3.4 कितनी लूज करेगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर जाके इसमें जब कर जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में, क्योंकि उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है दैट इज कॉल्ड द डी एक्साइटेशन। क्या कह रही हूँ, जब हमारे पास 2 से 1
3 से 1, 4 से 1, ये सब क्या होते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि क्या हो रहा है, डी एक्साइट हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, फर्स्ट से फोर्थ में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो क्या था, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाते कि जब हम गैस से जो है वो व्हाइट लाइट पास करते हैं तो कुछ वेव्स जो उसमें क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी, और मतलब कुछ वेव्स उन्हें जो है मिल रही थी। जैसे अगर हम ये लेते हैं, ये कंटेनर था, यहाँ पे क्या है, गैस मॉलिक्यूल है, व्हाइट लाइट पास कर रहे थे, व्हाइट लाइट पास करने पे हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो रहा है उसमें कुछ वेव्स ऑब्टेन हो रही हैं और कुछ वेव्स हमारे पास क्या है, ऑब्टेन नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा था, अब देखो इस चीज से समझो, क्या है, सब एटम्स हो गए, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करी तो हाइड्रोजन एटम्स ही होंगे। अब हमारे पास जब हम इसमें व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन या तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में गया होगा, ठीक है। तो अगर उसे एनर्जी कितनी मिली होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मिली होगी, तो ये क्या है, फर्स्ट एनर्जी से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांसफर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हो गई। अगर एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी तो यहाँ पे क्या है, कोई भी बैंड नहीं मिलेगा। अगर बाय चांस एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की 13.6 थी फर्स्ट ऑर्बिट में और उसने कितनी एब्जॉर्ब करी, 9.5 एब्जॉर्ब करी, तो इसकी कितनी होगी, -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाली इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हायर एनर्जी में शिफ्ट नहीं होगा, हायर एनर्जी में जंप नहीं करेगा, तो इसका बैंड जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, वी विल गेट द बैंड। ठीक, तो इसलिए जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई उसकी वेवलेंथ की लाइट हमें नहीं मिलेगी स्पेक्ट्रम में, और जितनी एनर्जी जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रही है तो उसकी वेव्स जो हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन हो जाएंगी। तो ये चीज किसने एक्सप्लेन की थी, नील बोहर्स ने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, वो नील बोहर का 6 पोस्टुलेट, और यहाँ तक आपका नील बोहर मॉडल खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, थोड़े से जो है इसमें कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, सब आपको क्या है, लर्न करने हैं इजीली। ठीक है, हो जाएंगे आपके, एक बार कीजिएगा, 2 बार कीजिएगा, वो सब याद हो जाएंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।